दिस इज़ मिर्ज़ा हारिस। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। करेंटली आई एम सर्विंग इन द बिग फोर फर्म्स एज ए सीए फाइनलिस्ट। और हुदैत भाई के साथ जो इंटरेक्शन है वो समझ लें कि जस्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बीइंग अ कोलीग एंड सही, ठीक है, सही सही, नॉट जस्ट फ्रॉम बीइंग द कोलीग्स बट अब हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो मेरी जो स्पेसिफिक असिस्टेंस जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड थी एक्चुअली वो ये थी कि देखें सीए के अंदर हर किसी का एक जर्नी का लेवल, जर्नी का फेस डिफरेंट होता है ऑब्वियसली। और जो बच्चा पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा होता है उसने कभी ना तो फेलियर को आइडेंटिफाई करा होता है, ना उसको पता होता है एक्चुअली कि जब मैं इस सब्जेक्ट को रिपीट पढ़ूंगा तो मुझे किन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है या मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह चेंज करना है। मेरा ये फेज़ अलबत्ता अल्लाह की तरफ से ही कैफ का स्पेशली फेज़ एक ऐसा फेज़ था कि जहाँ पे मैंने फेलियर को मल्टीपल टाइम्स फेस किया, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स के जो कि मेरे कंट्रोल में थी बट सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। हर इंसान की लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन हर लेसन के बाद हमें जो चीज़ देखनी चाहिए वो एम्फोसिस ऑन आवर प्रायोरिटीज़ कि हमारी स्टडी को प्रायोरिटी हमने किस तरह करना है। अब हम लोग अपने जिस फेज़ के अंदर हैं, तकरीबन दिसंबर हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है जनवरी फरवरी इफेक्टिव हमारे पास कुछ दिन है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज डेज काउंट करूँ तो तकरीबन 60-65 डेज हमारे बनते हैं इस सेशन के एंड तक के। उसके अंदर अगर हम अपने बिजनेस लॉ डायनामिक्स के सब्जेक्ट को देखें या फिर ओवरऑल अपने ग्रुप ए के पेपर्स को देखें कि जो हमारे किसी के 4 पेपर्स हो सकते हैं, किसी के 3, किसी के 2, किसी का 1 हो सकता है, किसी का कोई रिपीट एग्जाम भी हो, तो हमने इसको किस तरह स्ट्रैटेजाइज करना है एक्चुअली। मेरा इस स्पेसिफिक दिनों के अंदर मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जब मैं जिस तरह खुद इस चीज़ को पढ़ता होता था तो मेरा इंटरेस्ट होता था कि यार मैं अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले तरतीब में लेके आऊँ। अगर तो मेरे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं, जिनका एक आधा सब्जेक्ट रह गया उनको तो पता है कि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन जिनका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्वियसली उनको फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हमारे सीए के अंदर हमने बहुत से देखा गया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट हमें मुश्किल लगता है ना तो हम उसको लेट गो करते हैं उतना ही। हाउएवर मैं समझता हूँ कि हमारे दिन का इफेक्टिव टाइम उसको देना चाहिए, क्योंकि पास तो हमने करना आफ्टर ऑल। इफ़ वी वांट टू क्वालिफाई तो हमें 21 के पेपर पास करने पड़ेंगे, 21-18 जितने पेपर उतने पास करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा क्वालिफाई होगा। तो देखें हमारे पास अप्रोच ये होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी पेपर को जो हमें लगता है कि हमें तंग ज़्यादा करता है, मिसाल के तौर पर किसी का कॉस्टिंग हो सकता है, किसी का BLD हो सकता है, किसी का रिपोर्टिंग हो सकता है, जो वट एवर इट इज़, तो उसके अंदर सबसे इफेक्टिव अप्रोच ये रहती है कि हम अपने दिन का स्टार्ट उस सब्जेक्ट से करें। जब हम स्टार्ट उस सब्जेक्ट से करेंगे तो जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है तब तक हम एक तो रिदम में आ चुके होंगे, और वो तो हमने वैसे भी करना था, वो तो हम वैसे दिल से कर रहे थे। लेकिन जो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमारा दिल था ही नहीं कि हमने नहीं करना था और हम उसको दिन के एंड में पोर्शन में रखते थे, तो जब से हमसे पढ़ा नहीं जाता था, हमारा मोरल लो होता था, हमसे पढ़ा नहीं जाता था, तो हम उसको फिर बाद में कर रहे होते थे और इसी तरह हमारी अटैम्प्ट आ चुकी होती है और हमारी तैयारी हुई भी नहीं होती। ये चीज़ ओवर एंड ओवर हमारी हर अटैम्प्ट में कंटिन्यूसली फेल हो रहा होता है। एंड स्पेशली मैंने देखे कि थ्योरेटिकल एरियाज जो हमारे स्टूडेंट्स के होते हैं, जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है तो उनकी थ्योरी भी वीक है। हाउएवर इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी चीज़ को वर्क फ्लो में समझ लो, आप समझ लो कि इसको लेके किस तरह चलना है, तो आपके लिए चीज़ें उतनी इफेक्टिव हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी में हम अपने रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं बिजनेस और डायनामिक्स के अंदर कि हमारे पास डायरेक्टर्स की इनएलिजिबिलिटी बताई हुई है कि उसने कहा कि फलां डायरेक्टर्स हमारे पास इनएलिजिबल हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो अगर हम उस फेज को देखते हैं तो अगर वो बच्चा उसको रट्टा लगाएगा तो उसके लिए कर तो वो तब भी सकता है, लेकिन अगर वो उसको एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ लेगा तो उसको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। पेपर हमारा, हमने जो भी करना है मिसाल के तौर पे उसमें हमें एक केस स्टडी आनी है, उसमें हमें एक सिनेरियो आना है। अगर हम आज उस सिनेरियो की तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर में डेफिनेटली हमसे वो होगा भी नहीं। तो ये जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है इसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना होगा। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें, एक रिदम बनाए कि मेरा ये सब्जेक्ट है मुझे ये ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, मुझे ज़्यादा तंग करता है, तो मैं उसको दिन के अपने उस इफेक्टिव टाइम में करूँगा कि जब मुझे लगता है कि मैं आई एम एट माई फुल जोन। अब वो किसी का दोपहर के बाद हो सकता है, लंच के बाद, जोहर की नमाज के बाद, किसी का असर की नमाज के बाद, जो रात को पढ़ते हैं उनका रात ईशा की नमाज के बाद हो सकता है, वट एवर इट इज़। नमाज इसलिए बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इंटरवल। मैं जब भी पढ़ता था दिन में 5 नमाजें, तो दिन के 5 इंटरवल, उस 5 इंटरवल के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतने इंटरवल में कंप्लीट करना है। और हमेशा टारगेट्स रखने हैं रियलिस्टिक। मैं आपको आज कहूँ कि हम यहाँ से 5 सब्जेक्ट की तैयारी करके लेके चलेंगे और मैं आपको ऐसा प्लान पेश कर दूंगा कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। करने वाले कर लेंगे लेकिन नंबर बहुत थोड़ा होगा। सीए के अंदर मेजॉरिटी आवाम फेल होती है, मेजॉरिटी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक फाइनल स्टेज तक पहुँचे हैं ओवर द पीरियड, लेकिन रफ एंड टफ लाइफ थी, फेलियर से हो के गुजरे। मतलब इतनी बड़ी एक एग्जांपल होती है कि इंसान, एक होता है कि हमारे पास माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई हैं,
फर्स्ट अटेम्प्टर क्वालिफाइड, फिर उदैत भाई और मैं हूँ, हम लोग आते हैं उस मीडियोकर रेंज के अंदर स्टूडेंट्स की, जो कि मेजॉरिटी बच्चा सीए के अंदर। और असल जो बेसिकली आइडियल होना चाहिए वो बंदों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के बच्चे होने चाहिए, क्योंकि हम सब ने अपने आप को आइडियलाइज करना होता है अपने रियलिस्टिक वर्जन में। हम किसी XYZ पर्सन को देख के आइडियलाइज करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, हम अपनी एफर्ट्स को उतना लेके जाएंगे जो कि एक्चुअली हम कैपेबल नहीं होंगे। तो वो फेज क्या होगा, वो हम एक लैप्स के अंदर फंस जाएंगे, उसी में घूमते रहेंगे, उसी में घूमते रहेंगे, और हम उस पैटर्न पे चल रहे होंगे। हो सकता है उसकी वर्किंग कंडीशंस और हो, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट और हो। आपको लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत है, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, आपको उस तरह का एनवायरनमेंट मिले ही ना कभी। तो देयरफॉर बी रियलिस्टिक, पहली चीज़ कि हमें रियलिस्टिक रहना है, फिर हमने अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। ARTT के अंदर आपके होते हैं रेगुलर सेशंस के अंदर मॉक्स होते हैं, आपके क्विजेज होते हैं। देखिए, सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने उस्ताद से झूठ बोल लूँगा, मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलूँगा, मैं अपने आप से कभी भी नहीं बोलूँगा। अगर मेरे सामने एक दफ़ा टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी तैयारी होगी तो मुझे पता है कि मैंने अपने आप को एग्जामिन किस तरह करना है। मिसाल के तौर पे पहले टेस्ट में 30 में से मैंने लिए 10 नंबर। अब वो 10 नंबर मैंने तैयारी करके लिए नहीं लिए, वो मुझे पता है। मैंने अपने टीचर को जस्टिफाई नहीं करना कि सर वो मैं फ़लाँ चीज़ नहीं पढ़ सका, मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मैं, हो सकता है वो मेरी फुल एफर्ट हो। अब मैंने इसको इम्प्रोवाइज़ करना है, क्योंकि इंसान जब खुद से सिंसियर हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती है। मैंने किसी को नहीं शो करना, मैंने उदैत भाई को ये नहीं शो करना कि अगर भाई मैं इधर क्लास में आके बैठ के लाइट जला के पीछे 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, पेपर में एंड में मेरे मार्क्स आते 44, तो इसका मतलब ये है कि वो दैट वॉज नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि हो सकता है उस 10 घंटे के अंदर मैं जो बैठ के हूँ, मैं आधे से ज़्यादा सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि मैंने अपने टीचर को जस्टिफाई करना है, तो इफेक्टिवनेस तो खत्म, यहीं पर ख़त्म हो गई। कि जब मैंने किसी को कन्विंस करना है रादर देन कन्विंसिंग माई सेल्फ, तो वो जितना फेज है वो सारा टाइम लैप्स हो गया, इफेक्टिवली हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। तो जो हमारा जो रिमेनिंग टाइम है ना, इसके अंदर हमने इन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटाइज करना है। मैं पर्सनली जो था अपनी तैयारी के अंदर इन चीज़ों के बड़ा खिलाफ होता था। यार ये टेस्ट क्विजेस क्या होते हैं, लाइक व्हेन आई एम एट अ पोजीशन, जब मेरे पास स्टूडेंट क्यूरीज आती हैं मल्टीपल, तो मैं देखता हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट हर किसी की देखे अपनी अप्रोच होती है, बीइंग अ स्टूडेंट वो मुझे चीज़ इफेक्टिव ना लगती हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर किसी के लिए वो सेम प्लान हो। हम कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कभी किसी बंदे को समझना है तो आप उसके जूते में खड़े होकर देखो, बी एट हिज शूज़, क्योंकि वो किस तरह उस चीज़ को कवर अप कर रहा है वो आपको नहीं पता। तो देयरफॉर इफेक्टिवनेस इस चीज़ के अंदर है कि इंस्टीट्यूट ने आपको एक पाथवे दे दिया कि आप ये फलां क्विज करें, इसको इस टाइम पे अप्रोच करें, इसको इस टाइम पे परफॉर्म करें, और आपका एक चैप्टर प्रिपरेशन हो जाएगा। हम सीए के अंदर एक चीज़ होती है जहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अनअवेयर होता है ग्रिड टेस्टिंग से। हमारे पास ग्रिड्स होती हैं ABCD, लॉ की आपकी F तक ग्रिड्स हैं, जिसके अंदर आपके पास 3 ग्रिड्स बी लॉ की हैं प्रॉबेबली, और 3 आपकी कंपनी लॉ की, इस तरह करके हमारे पास इफेक्टिव ग्रिड्स चलती हैं। तो अब ग्रिड क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि एक मुझे यही नहीं पता कि मेरी जो लड़ाई जिस ICAP से है एक्चुअली उसने कहाँ कहाँ कौन सा हर्डल रखा हुआ है, तो मैं तो अपनी आंखों में पट्टी बांध के जा रहा हूँ पेपर वाले दिन। ठीक है, उस्ताद पे एतबार रखना ज़रूर है, लेकिन हमें थोड़ी सी तैयारी खुद से भी करनी है। हमें डॉक्टर कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन साथ में हमें खुद भी अवेयर होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल उसने ये दवाई गर्म पानी के साथ बताई है तो वाई इज़ इट सो। हम अपनी मर्जी करेंगे तो फिर हम वहाँ पे नुकसानदेह बनेंगे। ठीक है जी, आपने ग्रेड्स को प्रायोरिटाइज करना है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। हार्डली 30-40 सेकंड्स लगेंगे, यू आर माशाल्लाह कैपेबल इनफ। आपने जब एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, अब आपकी चीज़ें जहन में वो टॉपिक्स हैं, आपको पता है कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ कहाँ लिखी है, डायरेक्टर्स की बात कहाँ हो रही है, मीटिंग्स की बात कहाँ हो रही है। साथ ही ICAP अपने आगे नंबर्स बताए हुए कि यहाँ से 20-25 मार्क्स का पेपर आना है, यहाँ से 15 से 10 मार्क्स का पेपर आना है। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट डेफिनेशंस के ऊपर टाइम लगाया जा रहा है। भाई उससे देख तो लो पेपर में आप तो टेस्ट किस तरह कर रहे हैं चीज़ों को। तो इफेक्टिवनेस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सीए के अंदर एक बहुत बेहतर कोट यूज़ होता है शुरू से, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, एंड इट इज़ ऑलवेज द थिंग कि हमें हमेशा स्मार्टली काम करना है, हार्ड काम हमें नहीं करना। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम 10-10 घंटे पढ़ें। मुझे बच्चे कहते हैं मैं 16 घंटे फलां सब्जेक्ट पढ़ता था, मैंने कहा मार्क्स 31। तो वो वही चीज़ है ना, वो 16 घंटे वो अपने आप को जस्टिफाई करता जा रहा है कि मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। टारगेट्स हमेशा रियलिस्टिक रखने, हमेशा रियलिस्टिक रखने। एक सब्जेक्ट को जितना रिक्वायर्ड है आप उसको उतना टाइम दें, रादर देन ये कि आप उसको लंबी करी रहें। ऑब्वियसली बात है, हमें इस तरह एक्सटेंसिव नहीं करना पड़ता ना, एक्चुअली ICAP रिक्वायर करता है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के आवर्स देखें तो 60-70 आवर्स बनते हैं टीचिंग आवर्स। हम इसको डबल कर लें 120, हमारे पास एक सेशन होता है ऑलमोस्ट इफेक्टिवली 4.5 महीने का।
4.5 महीने के अंदर हमारे पास दिन और आवर्स ज़्यादा है। यानी हमने अगर लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ना है तो लॉ का सब्जेक्ट वो आपको कहता है कि आप 30-40 मिनट सेल्फ स्टडी कर लो डेली बेसिस पे। और एक बच्चा कहे कि मैंने इसे 4 घंटे पढ़ूंगा, तो वो 4 घंटे में वो किस तरह अपने आप को वो जस्टिफाई कर रहा है? वो फिर अपने जहन में एक अप्रोच रख के बैठा हुआ है कि भाई इस सब्जेक्ट को तो मैंने ज़्यादा पढ़ना है। और बड़ा एक मशहूर हमारे पास एक वो बात थी ना कि बेसिकली एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर एक बहुत मुश्किल एग्जाम्पल एक सर करवा रहे होते हैं। तो सर कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ना आज तक किसी से सॉल्व नहीं हुई। तो एक बच्चा होता है वो सो रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि क्या बात हुई है। अगले दिन क्लास में किसी वजह से एग्जाम्पल नहीं सॉल्व हुई थी, वो करके ले आता है। तो उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि उसने सुना ही नहीं कि ये चीज़ मुश्किल है जी, करके आना होगा। तो देखिए जब हम अपने जहन में वो प्रेशर रख ही नहीं रहे किसी चीज़ का, अपने आप अपने रास्ते आसान रखें। इधर भी हार्ड डाला है, उधर भी करना है, फलां सेशन का भी टेस्ट सेशन दें, ये भी करें वो भी करें, नहीं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मैंने जब बात स्टार्ट की थी तो मैंने रखी बात फेलियर से। फेलियर क्यों है? क्योंकि हमें रियलिटी पता हो कि कहीं ना कहीं अगर हमारी अप्रोच गलत होगी तो रिजल्टेंटली वी हैव टू फेल। ठीक है, तो हमें उसको देखना है कि हमारा सर्वाइवल उससे इंपॉर्टेंटली हम उससे किस तरह सेव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर 4-5 चीज़ें अगर मैं समराइज़ करूँ तो पहली तो चीज़ ये है कि आपने इफेक्टिवली किस तरह अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने नहीं किया इस पे काम तो इस पे करें कि आपका डेफिनेटली कोई एक आधा सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको तंग करता होगा। प्रायोरिटाइज इट फर्स्टली, क्योंकि पास 21 या 18 जितने पेपर्स हमारे बनते हैं वो सारे करने हैं। कोई एक सब्जेक्ट भी रहेगा यू वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना इधर आपका कैफ होगा। ठीक है, हमने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर लिया। फिर हमने अपने ब्रेक के इंटरवल ज़रूर रखने हैं। हम अक्सर मोटरवे पे जा रहे होते हैं तो उसमें अक्सर वो लिखा होता है, एक लफ्ज़ लिखा होता है कि अगर आप को कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपको स्लीप की ज़रूरत है तो ज़रूर सोएं, क्योंकि वो रिजल्टेंट ही आपको अदरवाइज एक्सीडेंट के अंदर रिजल्ट कर देगा। तो सेम पेपर के अंदर भी वो एक लैप्स आ जाएगा। हम अपने आप के हमने टारगेट्स इस तरह के रखे हैं, यार 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे के अगर वो 5 घंटे 59 मिनट्स भी हो गए तो हम कहेंगे नहीं यार आज का दिन जस्टिफाई नहीं हो सकता। टेंशन नहीं रखनी किसी भी चीज़ के हवाले से। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। हाउएवर अगर आपकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं होती तो फिर हाँ, फिर आपके लिए मसला होगा। लेकिन स्टिल देखें, अपने कंपेनियंस के साथ ज़रूर प्लान बनाएं। हुदैर भाई और मैंने माशाल्लाह सीए फाइनल्स के ऑलमोस्ट 4 पेपर्स इकट्ठे पास किए। मैं लाहौर में होता था, ये कराची में होते थे, लेकिन हम कंपेनियनशिप रखते थे। दोनों एक दूसरे को अपडेट्स दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं किस तरह कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन। कभी दोनों में कंपटीशन नहीं था किसी चीज़ को लेके कि मैं आपने AYC कर लिया तो मैं CDE करूँगा, नहीं। हमें होता था कि हम एक दूसरे को पुश ज़रूर करें, और ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हमारे पेरेंट्स के साथ भी हम ये चीज़ अलाइन कर सकते हैं कि हम कहें कि हम अपने पेरेंट्स को कहें कि वो अलाइन कर लें, वो हमें डेली बेसिस पे रिमाइंडर दें, लेकिन वो इंसान को चीज़ पिंच करेगी, ये पेरेंट्स हैं। एंड एक्चुअली CA के डायनामिक्स उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का पेपर फेल हो रहा है तो वो मेहनत के बावजूद फेल हो रहा है। ये वाहिद ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे हमारा कमबैक मेहनत के बावजूद भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि इट्स ऑलवेज अबाउट द अप्रोच। हमारी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। वर्क ऑन द ग्रिड्स ज़रूर देखें कि आपके लिए कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर सब्जेक्ट के लिए। और टीचर को मेंटर रखें 40 to 50%। 50% आप अपने मेंटर खुद हैं। आपका एक भी पेपर का पोर्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्लासेस तो बहुत इफेक्टिवली ली, आपने रिवीजन अच्छी नहीं की, आपने बाद में प्रैक्टिस अच्छी नहीं की, तो हर इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए रोल प्ले करेगा आपको पास होने में। हमारे पास में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर मैंने तो ऐसा बच्चा भी देखा उसने 3 ग्रेड्स नहीं किए, उसका पेपर पास हो गया, नंबर बहुत थोड़ा है। वो उसको आइडियलाइज ना रखें, ना उसको करें कि हम भी यही करेंगे कि हम ये चॉइस पे छोड़ के जाएंगे हमारा पेपर पास हो जाएगा। समटाइम्स इट्स लक एंड मेजॉरिटी इट इज़ एफर्ट। ठीक है, मेजॉरिटी इट इज़ एफर्ट एंड मेजॉरिटी इज़ द राइट ट्रैक कि हम अपने एफर्ट्स को किस तरह लेके चलते हैं। तो हमने एक तो सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कंप्लीट अपने आप का कंप्लीट पैकेज रखें। देखिए इट इज़ नेसेसरी। मेरा जो लॉ का सब्जेक्ट था इटसेल्फ, उस पर मुझे काफ़ी टाइम लगा पास करने में, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब मैंने आर्टिकल्स हुए फर्म के अंदर तो इट्स क्वाइट हार्ड टू बिलीव कि मेरी 4 साल पुरानी बात स्टिल याद थी। और उसने मुझे एक असाइनमेंट के अंदर ऐसी हेल्प करी कि जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट था मेरी अपनी फ्यूचर लर्निंग के लिए। तो किसी भी चीज़ को आज इस तरह करके इग्नोर करके ना पढ़ें कि इसका मुझे कहीं फ़ायदा नहीं होगा। आप यकीन करें कि जो हमारा CA का कोर्स है इस तरह टेलर्ड है कि आपके हर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपको काम आएगा। एंड प्रैक्टिकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बताता चलूँ, बात है भी इससे डेफिनेटली एग्री करेंगे कि हम कैफ के अंदर जो पढ़ते हैं 75% हमारा आर्टिकल्स के अंदर वो यूज़ होता है। 25% आप सिर्फ न्यू चीज़ें पढ़ोगे जो कि आपको फर्दर यूज़ हो रही होंगी। तो आप समझने कि अगर आपकी आज की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, आपके अगले 3.5 साल के आर्टिकल्स उतने अच्छे होंगे।
और अपने आप को धोखे में क्यों रखना है कि आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बच्चा आपसे पूछता है, आप में से कोई सवाल मेरे से पूछ ले और मैं कहूँ यार मेरी तो नॉलेज पे बहुत डेफिसिट है या मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इटसेल्फ इज अ प्रेस्टीज क्वालिफिकेशन, तो हम उसको माने कि हमें फिर पता है सब कुछ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट बट इट्स अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम पढ़ के आए हैं तो हमें पता भी होगा ना। तो इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। आपके पास मिसाल के तौर पे जो सवाल हैं, सारी चीज़ें उनको प्रायोरिटाइज करें। आप अपने क्वेश्चंस, क्विज़ेस, एवरीथिंग, एंड अपना फीडबैक ज़रूर लें, चाहे किसी दोस्त से या अपना खुद से। इनफैक्ट हमारे पास ग्रुप्स होते हैं 24/7, हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है। आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके पास आपको नहीं समझ आ रही तो उसको छोड़ना नहीं है कि यार ये छोड़ दूंगा बाद में करूँगा, वो बात कभी नहीं आती। जैसे होता ना, नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, मैं मंडे से जिम जाऊँगा, तो ना वो मंडे आता है कभी, ना हम कभी जिम जा पाते, ना हम कभी लाइब्रेरी जा पाते। तो रेजोल्यूशंस हमेशा ऐसे रखने हैं जो रियलिस्टिक हो, टारगेट्स हमेशा रियलिस्टिक रखने हैं आपने, रादर देन ये कि आप बहुत एक बड़ी अप्रोच से चलो। छोटे छोटे टारगेट्स रखो और छोटे छोटे इंटरवल्स में। हाँ, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं बताता चलूँगा। अब तो मेजॉरिटी टीचर आपका काम आसान कर देते हैं, माइंड मैप्स बना के दे देते हैं आपको, लेकिन एक वर्क फ्लो आपका खुद का भी होना चाहिए। आपको लगता है कि आपने 3 दिन का कोई प्लान रखा, तो चौथे दिन ज़रूर करें कि एक रिवीजन रखें जिसमें आप डायग्राम वे में, समराइज वे में अपना अपना टास्क रख लें कि यार मैंने ये पिछले 3 दिन के अंदर ये कवर किया। दैट इज एक्चुअली द इफेक्टिवनेस। और क्या होगा, एक सेशन एंड तक आपके पास छोटे छोटे 4-5 पेजेस के ऊपर आपकी अपनी रिपोर्ट होगी। क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं हो रही तो नहीं पता लग रहा उसमें खराबी किधर है, तो वो चौथे दिन आप अपनी इंस्पेक्शन कर रहे हो पिछले 3 दिन के टास्क की बेस पे। और अगर आपने वो नहीं की तो आप अगर वो चौथे दिन की बजाय वो आप 10वें दिन पे करोगे तो आपको तो खुद भी याद नहीं रहेगा। मैं मिसाल के तौर पे क्लास में 10 बच्चों के नाम पूछ के जाता हूँ, मैं कल आऊँगा तो मुझे 10 में से 5 के याद होंगे, परसों आऊँगा तो 1 का याद होगा। ये डेली बेसिस की चीज़ें हैं। तो देयरफॉर 3 दिन का इंटरवल इसे रखा है कि 7 डेज अ वीक, चौथा दिन, फिर आगे फिर 3 दिन, और इस तरह एक साइकिल आपका कंटिन्यू रहेगा। ये चीज़ आपकी एक रिमाइंडिंग चलती रहेगी। हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स का इफेक्टिव यूज़ रखें। आपने कोई टॉपिक कवर किया, हर 3 दिन बाद अपने सब्जेक्ट की प्रोग्रेस देख लें कि मैंने इसमें क्या कवर किया था, एंड इट्स फॉर ऑन योर ऑन बेनिफिट। चीज़ें देखिएगा पेपर से पहले इतनी स्ट्रीमलाइन और इफेक्टिव हो चुकी होंगी कि आपको बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी देखिए, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली ये होता है कि मैंने इंश्योर ये करना होता है कि मेरे लेक्चर्स पूरे हों। ठीक है, हाँ, इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट रखना चाहूँगा यहाँ पे। अगर हम ये टाइमलाइन अगर एक ड्रॉ कर लें, इस टाइमलाइन को मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले ये हमारा लेक्चर्स का फेज़ आ गया था। ठीक है, लेक्चर्स का फेज़ और ये हमारा पेपर का फेज़ है। और इसको मैं इफेक्टिवली जो हमारे सेशन का टाइम होता है 4.5 मंथ्स, इसमें मैं रखता हूँ, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ वुट्टियाँ, इतवार, ईद सब माइनस मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये पेपर के 3 आवर्स हैं और ये 4.5 मंथ्स हैं। ये दोनों आपका कंट्रीब्यूट करेंगे 50-50 के अंदर। ये दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट करना है। मेरा यहाँ पे अगर कोई किसी किस्म का लैग है या यहाँ पे आया तो मेरा पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4.5 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर मैं यहाँ पे एक इंटरवल लगाता हूँ जो कि मेरा यहाँ से जनवरी टू फेब होगा, जिसको हम आइडियली एक रिवीजन फेज के नाम से देख रहे होते हैं। ठीक है जी, हम इसको एक रिवीजन फेज के नाम से देख रहे होते हैं कि हमारा ये रिवीजन का फेज है। इससे पहले तक मैं एक अजम्पशन लूंगा कि यहाँ पे बच्चों के लेक्चर्स पूरे हैं। मैं पहला केस में एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चों के लेक्चर्स पूरे हैं और ये 2 महीने में उसने सिर्फ एक रिवीजन करनी है। अब जब हम रिवीजन की बात करते हैं ना, तो रिवीजन कैन बी ईजी, रिवीजन कैन बी डिफिकल्ट, क्योंकि देखें मैंने यहाँ का कोई चीज़ पढ़ी हुई, मैंने उसको यहाँ पे रिवाइज करना है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी अनटिल अनलेस कि मैंने दरमियान में कोई साइक्लिकल रिवीजन रखी हो अपनी। मैंने अगर इस फेस में कोई रिवीजन रखी थी तो ठीक है, इसमें रखी थी तो ठीक है, इसमें रखी तो ठीक है, लेकिन अगर इधर रखूंगा तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट। तो इस फेज के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जब इसको स्टार्ट करें तो हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहें। पहली चीज़ ये, मोरल लूज़ नहीं करना कि मुझे तो यार हो नहीं रहा, मैं पैनिक कर जाऊँगा। देखिए ये चीज़ आइडियली मैंने, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बाइस्ड, बट मैंने ख़वातीन के अंदर देखी है एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी क्लोज, जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस। तो अब अगर इस चीज़ को मैं स्टूडेंट बेस पे अप्लाई करूँ मेजॉरिटी के ऊपर, तो स्टूडेंट भी जनरली पैनिक कर जाता है कि जहाँ पे हम समझते हैं हमारा एक दिन का टारगेट मिस हो गया तो हमारा पूरा सेशन वेस्ट है। एक्चुअली ये नहीं होता। हमने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना होता है, अपना मोरल लूज नहीं होने देना। और इन 2 महीने के अंदर हम देखें तो हमने नंबर ऑफ डेज को अपना बनाना है कि हमारे नंबर डेज निकलते हैं 60। अब एक बच्चा होता है वो कहता है यार मेरे लर्निंग आवर्स किसी BLD के मिसाल के तौर पे हैं 90 आवर्स,
अब 90 आवर्स आपको पढ़ते हुए लगे थे, रिवीजन के अंदर हमारे पास 90 आवर्स तो है ही नहीं। पहली चीज़ ये है कि जो आपने पढ़ते हुए टाइम लगा लिया वो पढ़ते हुए लगा लिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ ये है कि वो जो आपका क्विज़ वाला फेज़ है, क्विज़, मार्क्स और आपके जो आपके डेली बेसिस पे इसके अलावा जो आपकी जनरल कोई असाइनमेंट आती है, तो वैसे कोई क्यूरी होती है। फिर इस सब के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें से हो सकता है कुछ लोग एग्री करें कुछ लोग ना करें, कि आपकी ग्रुप में पार्टिसिपेशन कितनी है। ग्रुप में पार्टिसिपेशन कितनी है? हाँ, वो फिर ओनली एडमिन करना पड़ता है, मैं समझ रहा हूँ। तो ग्रुप की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉट फॉर ओनली योर सेल्फ, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ वाले भाई का मैसेज है, इन्होंने कोई केस पूछा चैट जीपीटी से, इनको नहीं समझ आया, या इन्होंने वैसे किसी से पूछा, तो अगर आप उसको देखोगे ना तो आपकी अपनी लर्निंग ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि अच्छा आप कहोगे यार वाकई दिस इज़ अ केस, कि यार ये तो मैंने पढ़ा था। ग्रुप पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ तब होगी जब मेरी पहली एजम्पशन पूरी होगी कि मेरे लेक्चर्स पूरे होंगे। अब हमें केस 2 पे आते हैं कि जिस बच्चा कहता है कि सर मेरे कुछ लेक्चर्स भी पेंडिंग है, तो अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि यू हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो। आपका दिन आपने अजम्पशन रखनी है कि भाई मेरा फिर दिन 24 का नहीं, मेरा दिन 48 घंटे का है। अब 48 घंटे का सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा इधर रख दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको अपने पास रखूंगा तो मेरे वो 24 का दिन 8 घंटे का बन जाएगा, एंड इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, और जहनों को अपने क्लियर रखना है कि भाई मैंने अपने आप को ना ओवर बर्डनाइज नहीं करना चीज़ों को सोच सोच के। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ थिंग, वो ज़रूरी भी नहीं है, नाइदर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो अगर हम 2 महीने को समराइज़ करके देखें तो 2 महीने के अंदर हम रिवीजन को प्रायोरिटाइज करते हैं, और अच्छी रिवीजन सिर्फ तब हो सकती है जब आपकी बेस लर्निंग अच्छी हुई हो। एंड ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपनी वो वीकनेसेस आइडेंटिफाई करोगे कि यार मैं फलां टॉपिक पे मैं तो कमज़ोर था, फलां टॉपिक पे मैं बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे वाले को हम एक आधा दफ़ा करके दोबारा उसको देख लेंगे सेशन एंड पे, तो कोई मसला नहीं होता। जो वीक है उनको प्रायोरिटाइज करो। वही बात है, फिर वीक है तो पता लग जाएगा कितने वीक हैं, कितना वीक है तो हो सकता है हमारा वो गंदा वाला सब्जेक्ट बन जाए। गंदा वाला सब्जेक्ट बन जाए तो उसको सुबह के पहले हिस्से में कर लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपका इस तरह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका होता है। जी बिल्कुल, नहीं नहीं देखें, ये चाहे सब्जेक्ट की बात हो, चाहे किसी तोहफे की बात हो, चाहे इंसान का कोई और एक्सपीरियंस हो, ये ऐसा ही है। मैं लास्ट ईयर कराची आया तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल था 1000x था। ठीक है, मैं इस दफ़ा आया तो वो 500x पे आ गया। अगले साल आऊँगा और कम हो जाएगा, क्योंकि हम जब एक चीज़ का एडवेंचर एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं ना, तो हमारा उसमें से इंटरेस्ट कम हो चुका होता है। इंटरेस्ट कम हो चुका है। इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक आपके मोरल या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं है। देखिए, हम सीए के अंदर ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि बच्चे को लगता है उसका लैक ऑफ मोटिवेशन है या लैक ऑफ मोरल है, तो उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए, ओनली क्वेश्चन इज ठीक है जी, क्या आपने शुरू क्यों किया था। ठीक है, इससे आपको सबसे पहले हमें जो मेरे सामने मेरी चीज़ नज़र आती है वो मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, कि वो उनका वो एक स्माइली फेस कि जब उन्होंने मुझे सीए में एडमिशन किया था, एक होप के साथ कि बच्चा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। इसके बाद फिर जो हमारे बनते हैं हमारे टीचर्स, और माशाल्लाह आप जिन टीचर से पढ़े बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ के अंदर मैं समझता हूँ कि इनका एक इनपुट है ना, एक्चुअली वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ही है। एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट के फेस को समझ सकता है, ही इज़ एक्चुअली ए स्टूडेंट, तो वो समझ सकते हैं कि यार मेरे स्टूडेंट को भी क्या ज़रूरत हो सकती है। और फिर कहीं जाके इनके अंदर एक मोटिवेटिंग फैक्टर आपका जो है ना, वो एक मीम का फैक्टर आता है। और अगर आप सीए फाइनल के अंदर हो तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसका फैक्टर भी आ चुका होता है। ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसके डायनामिक्स के अंदर हो कि नहीं। तो ये कुछ मोटिवेशन फैक्टर्स आपके होते हैं कि ये आपको कंटिन्यूड पाथ पे रखने के लिए ज़रूरी भी हैं। ठीक है, और कुछ इधर से कोई क्वेश्चन? चल, सवाल तो कर लो, आखिर दिन में क्या करना है, पेपर से पहले क्या करना है, 3 दिन पहले क्या करना है, देख लो, पूछ लो, फिर पता चला याद नहीं है। इसी का कोई सवाल नहीं सवाल है जी। अच्छी अप्रोच की हमने स्पेशली उस पर्सपेक्टिव से कि सब्जेक्ट को किस तरह लेकर जाएं। बस मेरे अंदर ये डाउट था कि आप इस मुश्किल सब्जेक्ट को बात में लेकर जाएंगे, यानी इस सब्जेक्ट को डिवाइडर कैसे लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक हुदैत भाई का क्वेश्चन है कि देखिए, अगर हम पेपर से एक दिन पहले की बात करते हो
कि पेपर से एक दिन पहले मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। CA फाइनल्स के अंदर ना हमारी कभी कभार डेट शीट इस तरह की भी होती है, और जिस टाइम पे मैंने गैप स्टार्ट किया था तो वहाँ पे ऐसा भी दिन था कि मैंने BLaw FY2 का पेपर सेम डे पे दिया था। तब एक डेट शीट ऐसी होती थी कि सेम डेट पे एग्जाम्स होते थे। फिर ICAM अकाउंटिंग टैक्स का पेपर होता था, FY2 BLD साथ होता था। तो हम उसमें सिर्फ एक चीज़ करते थे कि देखें जो तो वाकई पेपर पास करने की नीयत से आया ना बच्चा, वो ये चीज़ भी पहले प्लान करेगा। वो उस दिन ये नहीं सोचेगा मैंने अब क्या करना है। तो वो ये वाली टाइमलाइन है ना, ये जनवरी से फेब वाली, इसके अंदर हमने हर चीज़ सोचनी है। और हमारे पास यकीन करें वल्लाही हमारे पास बहुत टाइम है इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करने के लिए कि हमने वो 3 घंटे में क्या करना है, पेपर से पहले दिन क्या करना है, ठीक है। और ये एक मेच्योर अप्रोच है। हम अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चाइल्ड टू एक मेच्योर पर्सन स्टार्ट करूं तो जनवरी के शुरू के कुछ दिन होंगे आप एक बहुत बच्चे की तरह सोचोगे, क्योंकि आपके पास चीज़ें अभी आप सोचोगे यार मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ी सी रिलैक्स अप्रोच में रखूंगा। जैसे जैसे हम फरवरी के एंड पे होंगे ना तो आप एक मेच्योर इंसान की तरह सोचना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आपके पास पिछली सपोर्ट रही होगी साथ। अगर हमने पिछले दिन ज़ाया कर दी तो हम अपने ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं, ये हमने नहीं करना, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है ना। मतलब देखो अपने आप को क्यों परेशान करना, जब आज एक चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो कि इट्स ऑन योर बेटर फेट, आपका कैरियर आपके हाथ में है। सर अहमद भी अक्सर ये बात करते होते हैं ना कि हमारे प्रोफेशन में उसकी जगह नहीं है जो ये समझ ले कि उससे नहीं हो सकता, ठीक है। यानी आपने मोटिवेशन जब लैक कर दी दिस पॉइंट पे, तो फिर आप समझ लो कि आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने आप को टारगेट्स दो एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ। सर अहमद से हमारी कल रात को मुलाकात हुई, वो कहते कि हम फॉर्म में जब काम करके निकलते थे अक्सर ऐसे दिन होते थे हम अपने आप को शाबाशी दे के निकलते थे। या आपके मेंटोर के अल्फाज हैं। तो ये चीज़ स्टूडेंट अपने आप पे भी एप्लीकेबल कर ले कि जिस दिन मैंने अपना कोई टारगेट रखा है ऐसा कि जो कि वाकई अचीव हो गया तो मैं अपने आप को अप्रिशिएट करके निकलूंगा। और हम लोग क्या करते थे CA फाइनल्स की तैयारी के अंदर हमारे एक चीज़ का सेशन होता था, अच्छी खासी हमने चीज़ें चॉकलेट्स वगैरह अपने पास रखी होती हैं, सारा कुछ रखा होता था कि सब। और ये चीज़ हमारे एक इंस्टीट्यूट के टीचर हैं बहुत मशहूर बहुत रिनाउंड, तो उनसे हमने सीखी है। तो उन्होंने एक एडवाइस इस तरह की भी दी हुई थी कि वो जो 2 महीने हैं वो 3 दिन है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके, यानी कंटिन्यूटी का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ 4 घंटे सोएं, 4.5 घंटे से स्लीप इट्स अ वेरी क्रूशल थिंग। हाँ ये चीज़ है कि पेपर से एक दिन पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जो पिछला 6 महीने में पड़ा हुआ है ना वो सब ड्रेन हो सकता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं है एक्चुअली। बाकी इस पे इंशाल्लाह दोबारा एक दफ़ा आपके जब पेपर्स करीब आएंगे तो दोबारा एक सेशन रखेंगे। जी रमज़ान के अंदर देखें 2 अप्रोचेज़ हैं। रमज़ान के अंदर 2 अप्रोचेज़ हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुजाहिद हैं और आप रोज़े में पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लें। अदरवाइज़ ये है कि जो हमारे पास सहरी तक का टाइम है, सहरी तक का टाइम है या सहरी के बाद वाला कुछ फेज़, अभी रमज़ान माशाल्लाह से विंटर्स के अंदर आ जाएगा, मुझे पता नहीं कराची में किस तरह का मौसम रहता है, लाहौर में तो काफ़ी ठंडा होगा। तो उस दौरान देखें कि अगर हमारे पास एक्चुअली जो हमारा पास फेज़ है फजर की नमाज के बाद, जब तक आप जाग सकें और ज़ोहर की नमाज से पहले पहले, क्योंकि हम नमाज भी तो नहीं छोड़नी हमने, तो हम उस फेज़ को रख लें। मतलब 8 घंटे की नींद का आप एस्टीमेट रखें, 8 घंटे 7 घंटे की नींद का एस्टीमेट रखें और उस तरह पढ़ लें। आपको लगता है कि नहीं मैं अपनी रूटीन इसी रूटीन को कंटिन्यू करूँगा। देखिए हमारे सहाबा ने जंगें लड़ी हुई रोज़ों की हालत में, इंसान तो हम भी हैं वो भी हैं, और एक एक खजूर के ऊपर हमें माशाल्लाह दुनिया की हर नेमत मैसर है, तो हमें भी वो सेम चीज़ हम उसी टाइम में भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बाइंडिंग एलिमेंट ऑन अस, हम कर सकते हैं उस पर। लेकिन मैं अगर अपने तौर पे अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं जनरली पढ़ता होता था फजर की नमाज के बाद, ये वाली अप्रोच में रखता था। साथ में कभी कभार दिन डिपेंडिंग ऑन द वर्क टाइटल कि अगर हमारे पास किसी दिन अगले दिन काम है तो फजर की नमाज से पहले पहले और फिर उस पर सो के फिर बाकी डे आपका कंटिन्यूटी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा कुछ जी थोड़ा रेस्ट कर लें जी। मोटिवेशन के अंदर ये वाला फैक्टर ले आए यहाँ पे नहीं, इट्स अ क्वाइट अ जनरल थिंग, क्योंकि देखें हम लोग का एंड टारगेट बीइंग अ मुस्लिम है कहीं ना कहीं है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर इफ़ यू थिंक यू वांट टू टाई इन अ रिलेशनशिप जो कि आपको किसी गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है, तो सबसे बड़ा डिमोटिवेटिव फैक्टर ये बनता है आपके ऊपर कंडीशंस इम्पोज हो रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आजकल एक बहुत फैक्टर होता है जी हम आउट ऑफ कल्चर आउट ऑफ कास्ट कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर वो जो बात आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स भी ये चीज़ है ये भी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ना अपना फिर एक एंड गोल ज़रूर सोच के रखें कि एंड गोल वो नहीं, वो तो कबर है सबका, वो जाहिर है। उसके अलावा कि अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं आज से 4 साल बाद 5 साल बाद आपने कोई पोजीशन रखी हुई है, कोई ऐसी कंपनी देखते हैं आप, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छी लगती हैं,
तो मैं मिसाल के तौर पे मैं कैफ में हूँ या किसी भी पोजीशन पे, मैं कहता हूँ यार मैंने BYD के अंदर जॉब करनी है, वो मेरा एक गोल डिसाइड हो गया। आप में से किसी को लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपने जाना है, ख़वातीन को ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी टेक्सटाइल के सेक्टर में जाना है, किसी भी सेक्टर के अंदर, तो अपने कोई एंड गोल डिफाइन करें नियर टर्म का, 4-5 साल का, कि ताकि अचीवेबल हो और आपको पता हो कि मेरे पास टाइम इतना ही है। मैं एंड गोल रखूंगा कि मैंने 35 ईयर्स बाद FCA की पोजीशन पे रह के ICAP पे इलेक्शन लड़ना है मिसाल के तौर पे, तो वो मेरे लिए गोल तो है बट वो वेरी लॉन्गर टर्म गोल। उससे मैं कैफ में बैठ के अपनी अप्रोच को फास्ट नहीं कर सकता। कैफ में बैठ के अपनी अप्रोच को फास्ट करने के लिए मैं एटलीस्ट सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन तक का गोल रख लूँ। और बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि अक्सर ना अपनी रूटीन के अंदर कहीं ना कहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि वो जो एक वो संदीप महेश्वरी है वो मोटिवेशन स्पीकर, उसकी वीडियोस रखें, आप अपनी सिर्फ CA की कॉन्वोकेशन को दिन में 2 दफ़ा देख लेना, तो दैट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर यू। वो एक मूवमेंट होता है इंसान का, 4-5 साल के बाद आप एक्चुअली उस मूवमेंट के अंदर जी रहे होते हो। ठीक है, आप किसी फर्म लाइफ में फर्म ट्रेनिंग की रूटीन देख लें। फर्म ट्रेनिंग जनरली क्या आपके बच्चों को बहुत फैंटेसाइज करते हैं, हम तो खैर उस फेस के अंदर हैं तो हम तो हकीकत बता सकते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक्चुअली एक फर्म ट्रेनिंग कैफ के बच्चे को बहुत फैंटेसाइज करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द बिग 4, मैं वैसे रख रहा हूँ क्योंकि हमारा आजकल मिसकंसेप्शन ये भी है, लेकिन अगर मैं इन जनरल देखूँ तो आप अपने फर्म को टारगेट में आप अपनी फर्म रख लें, आप अपनी ड्रीम जॉब रख सकते हैं, रिलेटेड रेलेवेंट ड्रीम जॉब, आइदर इट्स बीइंग अ CFO, ठीक है, आइदर इट्स बीइंग अ CEO, कोई भी इस तरह की। तो इनसे क्या होगा कि आपको वो टारगेट्स मिल जाएंगे कि यार दिस इज़ माई गोल एक्चुअली, और ओवर द पीरियड इनके अंदर भी आपका एक नंबर इंक्रीज हो चुका होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने गोल के करीब पहुंचोगे आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये मैंने उस टाइम पे सोचा था। मैं जब AFC के अंदर था, AFC हमारा आप लोगों की PRC होती है, तो उस टाइम पे मैंने अपना इंटरेस्ट सस्टेन रखने के लिए मैंने ओवर द पीरियड मल्टीपल प्रोफेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट करी थी, जिसमें मुझे पता लगा जी ऑडिट की कितनी टाइप्स होती हैं, टैक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। हमें जब अपनी फील्ड के बारे में पता होगा ना तो आपको इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं लगेगी। स्टूडेंट लैक यहाँ पे करता है कि उसको पता ही नहीं है यार व्हाट इज एक्चुअली सी अबाउट। आप में से मैक्सिमम को शायद ऑडिट टैक्स का पता हो, आपको पता ही नहीं होगा एडवाइजरी ट्राइयरी फंक्शन क्या होता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी क्या होती है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या होती है। हमारे CA के बच्चों को नहीं पता होता, और ये चीज़ अगर आपको कैफ में पता है ना तो मैं समझता हूँ कि फिर आप यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक। मेक योर इंटरेस्ट, डेवलप योर इंटरेस्ट। हम रील्स बहुत देखते हैं, बहुत कुछ देख रहे होते हैं आजकल, लाइक आपके रिक्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन दिस इज एक्चुअली रिक्रिएशन टू। इसको ऐड करें अपनी लाइफ के अंदर, फील्ड के बारे में जानें, आप देखें कि एक्चुअली व्हाट अ CA कैन डू। यार आपके कोई पेरेंट्स की फैमिली से आपसे कोई पूछ ले, यही आपसे पूछ लें आखिरी पर्सन कि आपने क्या करना है, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि व्हाट इज अ CA कैपेबल ऑफ। और ये कैफ के बच्चे को पता होना चाहिए। एक इंजीनियर को पता होता है ना, मैकेनिकल इंजीनियर को उसका क्या काम है, तो हम CA को सिर्फ ऑडिट टैक्स का क्यों पता है, बाकी क्यों नहीं पता। मल्टीपल पोजीशंस है, फील्ड बहुत वास्ट है, आप घुस के देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और वो मेंटेन रहेगा, मोटिवेशन फैक्टर भी और इंटरेस्ट भी। समटाइम्स वो चीज़ बियरेबल भी है कभी कभार की, और ऐसा होता भी है, लेकिन पूरा दिन क्यों जाया करना यार। इफेक्टिवली आपको 4-5 घंटे लगा लो, 5-6 घंटे लगा लो, कुछ रखो। कंसिस्टेंसी में जब हम बात करते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि 12 घंटे रोज पढ़ना, उसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ रोज करना। मैं वो बात आती है, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। मैं 3 दिन पुरानी बात चौथे दिन रिवाइज नहीं करूंगा तो वो जहन से निकल चुकी होगी, तो वो चौथे दिन जिस दिन नींद पढ़ने का दिल करा उस दिन बैठ के यार मैं पिछला सिर्फ रिवाइज कर लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ। एक हार्डली एक पेपर पकड़ो, आप रिकॉल कर लो कि भाई मैंने जो है ना वो 4-5 जो है ना चीज़ें उस पर किस पे कि मैं जो हूँ ना अपने मिसाल के तौर पे 4-5 पॉइंट्स मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ। मैं एक दिन बैठा जी, मैंने कहा कि हमारे पास सेक्शन 153 क्या कहता है, आपका जो एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स है। फिर मैंने कहा जी ये मोर्टगेज क्या था। इस तरह के टॉपिक्स अपनी हार्डली 15 मिनट दो, लेकिन करके फिर छोड़ दो कि ठीक है अभी मैंने आज दिल बस इतना ही था। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं रखना, बहुत लंबे अरसे तक नहीं करना, ये नुकसानदेह। लेकिन वो जिस दिन बिल्कुल दिल नहीं करना उस दिन बस अपनी सेल्फ यार ये लिखने वाली भी छोड़ो, आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो जहन में बैठ के, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। DSR वाले बंदे को हम बुलाते हैं इधर, आपका बहुत कॉम्पिटेंट रिसोर्स है इधर। जी अरीशा, वालेकुम अस्सलाम।